हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक। वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटर्स। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7, यूनिट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 है और इसकी मैं 4 पार्ट्स पहले बना चुका हूँ। और अगर वो आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं, यानी इससे पहले के टॉपिक्स में उन पार्ट्स में पढ़ा चुका हूँ। 3-4 वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बना चुकी हैं ऑलरेडी। अगर वो नहीं देखी हैं तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो वीडियोस देख लीजिए आप, और फिर ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और ये इस वीडियो को आप तब देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं लाइक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये सब 1-2 टॉपिक बचे हैं, तो वो हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट खर्चा ही होता है और ये वो खर्चा होता है जो कैपिटल एसेट्स को फॉर्म करने में किया जाता है। जैसे हम मशीन परचेज करते हैं तो मशीन परचेज करना भी क्या है, एक खर्चा है, लेकिन वो खर्चा हमने कैपिटल एसेट्स को बनाने में किया है, इसलिए उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे कैरेज और सैलरी देना, इनसे हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं बनते हैं, इसलिए वो खर्चे हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं होते। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट 2 हेडिंग्स में समझी जाती है, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों में ये है कि देखिए, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में ये है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। और एक इन्वेस्टमेंट होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो सेम रहती है थ्रू आउट द ईयर, आपकी चाहे इनकम बढ़े घटे या जीरो रहे, वो इन्वेस्टमेंट होगी ही। जो हमने पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई थी ना, वही इन्वेस्टमेंट होती है अपनी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी करती है गवर्नमेंट, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, अपना प्राइवेट सेक्टर। फटाफट डिफरेंस देखते हैं इनके बेसिस पर। सबसे पहले मैंने बेसिस लिया है मोटिव। मोटिव क्या है, ये इट इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव। ये जो की जाती है ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती है और ये सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है। इनकम इलास्टिसिटी, यानी इनकम में चेंज आने की वजह से इस इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है या नहीं आता है। ठीक है, इनकम में चेंज आने की वजह से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, इसलिए ये इनकम इलास्टिक होती है, और इसमें कोई चेंज नहीं आता ये इसलिए इनकम इलास्टिक नहीं होती है। इट स्लोप्स अपवर्ड, मतलब इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिवली रिलेटेड है तो पॉजिटिव स्लोप बनता है इसका। लेकिन इसका जो कर्व बनेगा वो पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस में। जैसे ये इन्वेस्टमेंट है और ये इनकम है, इनकम के पैरेलल जाएगी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और ये पॉजिटिवली स्लोप रहेगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि ये जनरली डन की जाती है, प्राइवेट सेक्टर करते हैं इसको क्योंकि प्रॉफिट मोटिव पे ये होता है, और ये करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आपको ये लिखना है तो ये डिफरेंस आ सकता है, या फिर एक एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। और जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी कैपिटल एसेट्स में, तो उसमें हम 2 चीज़ों को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI। MEI का मतलब होता है इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एडिशनल खर्चा जो हम कर रहे हैं किसी भी कैपिटल एसेट्स पे, तो उससे हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है, उससे वापस कितना आने वाला है। और MEI भी डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है जिस चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने की है, उसका प्राइस कितना है। जैसे हमें एक मशीन में इन्वेस्ट करना है तो मशीन कितने रुपए की है, 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के, उससे भी डिसाइड किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी चीज है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, और जिस मशीन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मशीन कितने लंबे टाइम तक हमारे साथ रहने वाली है, हम उससे कितना काम लेने वाले हैं, वो कितना हमें आउटपुट देगी। तो ये चीजें आती हैं हमारी MEI में। दूसरी चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कभी भी अपनी पैसे नहीं लगाए जाते, अपने जेब से पैसा खर्च नहीं किया जाता।
या तो मार्केट से लिया जाता है या लोन लिया जाता है। जब आप लोन लेते हैं तो उस पर एक इंटरेस्ट देना होता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं जिसे हम ब्याज बोलते हैं। अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा है और हमारी आउटपुट कम आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सस्ते में हमें पैसा मिल जाए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए तो हम कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तभी कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है, तभी किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए जाते हैं। अदरवाइज अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो नहीं लगाए जाएंगे। हमेशा हमारे लिए सही कंडीशन क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड सेविंग एंड एक्स पोस्ट सेविंग। ये अजीब करीब से शब्द क्या है, एक्स एंड एक्स पोस्ट। सिंपल सी भाषा में इनको इस तरीके से समझिए, अगर एक्स एंड की बात करी जाएगी तो ये पहले की बात करी जाएगी कि पहले प्लानिंग कितनी करी गई, और एक्स पोस्ट की बात करी जाएगी तो ये समझ लेना कि एक्चुअल में साल के लास्ट में जब साल खत्म हो गया तो उसके बाद में एक्चुअल में कितनी प्लानिंग, मतलब कितना सक्सेसफुल हुआ। जैसे कि देखिए डायरेक्टली समझते हैं, एक्स एंड सेविंग की मतलब होती है, तो एंड का मतलब होता है ये सेविंग का वो अमाउंट होता है विच हाउसहोल्ड्स प्लान्स टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये प्लान है कि कोई इकोनॉमी क्या प्लान कर रही है ड्यूरिंग द ईयर, कितना पैसा वो सेव करने वाली है। और एक्स पोस्ट सेविंग क्या होता है, ये एक्चुअल सेविंग होती है जो एक इकोनॉमी करती है ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में उन्होंने एक्चुअल सेविंग करी कितनी। इसी तरह एक्स एंड इन्वेस्टमेंट ये होती है जो कोई फर्म प्लान करती है टू इन्वेस्ट, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी या एक फर्म ड्यूरिंग द ईयर करती है। तो एक्स एंड और एक्स पोस्ट में यही अंतर है, ये प्लान होती है और ये एक्चुअल में कितनी करी गई होती है। और सेविंग्स करते हैं हाउसहोल्ड्स और इन्वेस्टमेंट करती हैं फर्म्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोनों चीजें क्या हैं। और जल्दी से चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। यस, तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं इकोनॉमी में। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि इट रेफर, ये वो सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग, जो लोग काम करना चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क, एंड काम कर भी सकते हैं। ठीक है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, ये वो सिचुएशन है कि इकोनॉमी में काम भी है और आप काम करने लायक भी हैं और आप काम करना भी चाहते हैं और आपको काम मिल जाए बिना किसी डिफिकल्टी के। अगर ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में है तो वो इकोनॉमी को हम बोलेंगे कि ये इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हम लोग काम नहीं कर सकते या हमें अनएम्प्लॉयमेंट, काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है, इकोनॉमी में जितने लोग हैं सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोग काम नहीं कर पाते। उसी दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पहले समझते हैं क्या होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और किसी रीजन की वजह से मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ती है, मेरी जॉब छूट जाती है, तो मुझे जब तक दूसरी कंपनी में जॉब ना मिले या मैं दूसरी जॉब ना ढूंढ लूँ, उस टाइम के बीच में जितनी दिन मैं अनएम्प्लॉयड हूँ वो एक मेरे उस इकोनॉमी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में मैंने जॉब छोड़ी तो कल मेरे पास एक दूसरी जॉब है, मैं जाके दूसरे दिन से वहां ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, ढूंढने में एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, पहले इंटरव्यू होगा, फिर आपका चेकअप होगा, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर आप ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। ठीक है, तो उस दौरान जो बीच में ना मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को मैं बोलता हूँ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बनी कि मेरे पास उस टाइम पे काम नहीं था। दूसरी सिचुएशन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मान लीजिए कि पहले काम तो था, काम कर रहे थे सब लोग, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज किया जाने लगा और जहां पर काम मैनुअली होता था वहां कंप्यूटर से किया जाने लगा या मशीन से किया जाने लगा,
और इतने सारे लोग हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं थे, टेक्निकल जो नॉलेज जिनके पास हो वो नहीं थे। तो उस कंडीशन में लोगों ने क्या करा, ट्रेनिंग ली, कंप्यूटर कोर्सेज किए, सीखा, तब उन्होंने ज्वाइन किया। तो जिस टाइप की जॉब थी उस टाइप के लोग नहीं थे, या कह सकते हैं जो क्वालिफिकेशन थी, जिस लिए क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल की डिग्री किसी के पास है लेकिन उसके पास काम सिविल का है, ठीक है ना, तो काम तो है लेकिन उसकी नॉलेज का नहीं है, तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ही होता है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हो जाता है अपना चैप्टर कंप्लीट। और मैं एक बार आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं फटाफट से ना एक थोरो दे देता हूँ आपको, जो फॉर्मूलाज इसमें यूज हुए हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ थोड़े से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो। थ्योरी तो मैंने सारी बोर्ड पे लिख दी है, समझा दिया। आप लोगों को वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग आप वो वीडियो जाके देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कल नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो स्किप मत करना और ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो कल के न्यूमेरिकल समझने के लिए ये एक बार फॉर्मूला वैसे मैं लिखवा चुका हूँ, जिसने नहीं लिखे हैं तो वो यहाँ से देख ले। सबसे पहला फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू सी प्लस एस, यानी इनकम जो होती है कंजप्शन प्लस सेविंग के इक्वल होती है। एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सी प्लस आई होता है। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है सी प्लस एस होती है। और एपीसी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज पोटेंशियल टू कंज्यूम, वो सी अपॉन वाई होता है। एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम होता है। एपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो सेविंग अपॉन इनकम होता है। एमपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम होता है। एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। और कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला सी बार प्लस बी वाई होता है। और सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला माइनस सी बार प्लस 1 माइनस डी वाई होता है। आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा है तो आप सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ से लिख लीजिएगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इस सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन, इस बी का मतलब एमपीसी और वाई का मतलब नेशनल इनकम होता है, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों को ये लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल वाली पार्ट की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।